जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिस्क के बारे में कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट और रिस्क माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में। ठीक है, तो इनको देखते हैं आज, रिस्क आर्किटेक्चर के बारे में। तो रिस्क से बनता क्या है? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। आपको मैंने रिस्क और रिस्क के बारे में पहले भी एक दो बार बताया था, आपको थोड़ी हाँ जी, डिटेल में। हमने पढ़ा नहीं हो आप शुरू शुरू में। हाँ, थोड़ा पड़ा था, लेकिन ये भी मेरे ख्याल से दोबारा से वही चीज़ है आपकी आई। और इसके साथ बिल्कुल। एक और जो भी टॉपिक जोड़ा हुआ है मैंने, लिस्टेड एंड लिस्टेड ठीक फाइल्स के है, बारे ठीक में, तो वो भी है। तो यहाँ पे मैंने अब आपको लास्ट टाइम रिस्क पाइपलाइंस के बारे में भी बताया था कि जो पाइपलाइनिंग है उसके बारे में मैंने आपको बताया, उसके हैजर्ड्स के बारे में बताया था मैंने आपको। अब आज के जो टॉपिक है वो हमारा है रिस्क आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है। तो ये बेसिकली ये यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है? बेसिकली ये पोर्टेबल डिवाइसेस में यूज़ होता है। वो डिवाइसेस जो कि आपके हैंड हेल्ड हों, जिनको आप आसानी से आगे पीछे लेके जा सको, उनको पोर्टेबल कहा जाता है। और अपनी पावर एफिशिएंसी की वजह से इनको पोर्टेबल डिवाइस में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और इनको पावर एफिशिएंसी की वजह से अपने ये पोर्टेबल डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपके एप्पल आईपॉड है, एप्पल फ़ोन्स हो गए, और जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं वहाँ पे इसका यूज़ है। कोई भी हैंडहेल्ड डिवाइसेस है, टैबलेट्स हैं, इन जगहों में आपका रिस्क आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा है। ठीक है, मैक पे भी वो यूज़ होता है, मैक प्रो पे। तो क्यों यूज़ होता है ऐसे? आम तौर पे इसको ना तो ये तो इतना हीट अप होता है कि इसको फैन चाहिए हो कूल करने के लिए, क्योंकि सिस्क आर्किटेक्चर में या सिस्क जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उनको फैन की जरूरत पड़ती है, ताकि क्योंकि वो हीटअप हो जाते हैं। ये हीटअप इतनी आसानी से नहीं होते। आप अपने मोबाइल फ़ोन को देख सकते हो कि आप काफ़ी देर मोबाइल गेम्स खेलते भी रहेंगे तब भी वो इतनी जल्दी हीटअप नहीं होंगे। ठीक है, तो वो रिस्क आर्किटेक्चर पे बेस कर होते हैं और रिस्क माइक्रो प्रोसेसर होते हैं आमतौर पे। तो उनके लिए एक नया आर्किटेक्चर बताया गया है जो कि रिस्क आर्किटेक्चर कहलाता है। और माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर है जो कि हाईली ऑप्टिमाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज करता है। हाईली ऑप्टिमाइज से क्या मुराद है? हाईली ऑप्टिमाइज से मुराद ये है कि आपकी जो रिस्क आर्किटेक्चर्स हैं या फिर आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि रिस्क आर्किटेक्चर पे बेस कर रही हैं, वो ऑलरेडी हाईली ऑप्टिमाइज है, यानी कि एक क्लॉक साइकिल इतनी एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, एक क्लॉक साइकिल इनको रिक्वायर्ड होता है एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जैक्टली वन। यानी कि आप जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हो असेंबली के अंदर, जब वही एग्जीक्यूट होती हैं तो वो एग्जैक्टली एक ही क्लॉक साइकिल होती है। यानी कि आप अपने लाइन ऑफ कोड को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई कितने कोई साइकिल्स ये जनरेट करते हैं। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड होगा उतने साइकिल रिक्वायर होंगे उसको यूज करना, यानी एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से है। पाइपलाइनिंग के हवाले से ये काफ़ी अच्छा है इसका आर्किटेक्चर, क्योंकि इसमें पाइपलाइनिंग ईजी हो जाती है। रिस्क में ज़रा मुश्किल होती है पाइपलाइन करना। ठीक है, तो इट इज़ परफॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल इंस्ट्रक्शन इन अ पाइपलाइन फैशन। पाइपलाइन फैशन में ओवरलैप इंस्ट्रक्शन हो जाती हैं, और उनको जो उनके सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि जो हैजर्ड्स आते हैं, उनको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। डाटा हैजर्ड रह गया, वो भी इंशाल्लाह करीब मैं कर दूंगा। तो इट हैज़ अ हाई परफॉर्मेंस एडवांटेज ओवर ए सिस्टम, यानी कि इसका एक काफ़ी वाजे एक एडवांटेज है, और वो है हाई परफॉर्मेंस का। कि परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी होती है निस्बतन आपके सिस्क प्रोसेसर्स के। ठीक है, तो आगे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि सिंपल इंस्ट्रक्शन जो यूज हो रही होती हैं। अब यहाँ पे सिंपल से क्या मुराद है? सिंपल से मुराद ये है कि आपके, अब देखें, एक ही क्लॉक साइकिल लगता है। अब सिंपल, सिंपल वर्ड क्यों यूज किया गया भाई? सिंपल क्या असेंबली लैंग्वेज कोई ज़्यादा सिंपल हो जाती है लिस्ट में आके? ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सिंपल इंस्ट्रक्शन से मुराद ये है कि जो आपके जो सिस्क हैं, सिस्क की बरक्स अगर हम देखें तो उसमें क्या है, वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस हैं। यानी कि आप एक ही लाइन के अंदर तीन चार ऑपरेशंस कर जाते हो सिस्क के अंदर। रिस्क के अंदर क्या होता है, आप तोड़ तोड़ के, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप बताते हो, कभी ये करना है, फिर अगले स्टेप में बताते हो R1 को R2 में लेके आओ, R2 को R3 में लेके आओ, फिर R3 और R2 को प्लस कर दो। मतलब कि इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप बोल रहे होते हो, उसमें एक ही दम से सारा कुछ कर लेते हो आप। ठीक है, यानी एक इंस्ट्रक्शन से। लेकिन वो जो सिस्क है,
यानी कि कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन जो हैं वो जो हैं वो कंपाइलर ये प्रोग्रामर को ईज करने के लिए बनाई गई हैं, ठीक है, कि आप जो है ना फ्लेक्सिबल रहें, आप इजी रहें, इजी टू कोड बना रहे सिस्टम को करने में। लेकिन रिस्क में क्या होता है कि रिस्क में आपको एक एक चीज़ बतानी पड़ती है, एक एक स्टेप जो है वो बताना पड़ता है, लेकिन उसका फ़ायदा भी है, फ़ायदा भी है और नुकसान भी है इससे। तो इसके अलावा सिंपल इंस्ट्रक्शन इस तरह से हैं कि हर इंस्ट्रक्शन जो कि आपने लिस्ट के अंदर लिखी होती है उसको एक ही साइकिल चाहिए होती है, जबकि लिस्ट के अंदर आपकी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए कम से कम एक और एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट, यानी कि एक से ज़्यादा क्लॉक साइकिल भी लगते हैं एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस हैं। जब उनको तोड़ा जाता है, उनको डिकोड किया जाता है, तो एक की 4, 6, 8 बन जाती हैं इंस्ट्रक्शंस, यानी कि एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस बन सकती हैं। एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी बन सकती है, पॉसिबल है। तो जितनी भी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस बनेंगी वो ज़ाहिर बात है उनको भी क्लॉक साइकिल उतने रिक्वायर्ड होंगे। तो इस हिसाब से आपका जो रिस्क है वो आगे निकल जाता है। वो इस तरह से निकल जाता है कि बेशक कोड, अगर दोनों का कोड का कंपैरिजन किया जाए तो सिस का कोड छोटा होगा, रिस्क का कोड थोड़ा लंबा होगा। लेकिन जब सिस का कोड को तोड़ा जाता है तो हो सकता है वो आपके रिस्क के कोड से भी लंबा चौड़ा निकल आए। ठीक है, इस तरह से परफॉर्मेंस जो परफॉर्मेंस बेटर होती है वो रिस्क की हो जाती है बेटर, क्योंकि वो लेंथी कोड होने के बावजूद भी लेंथी नहीं है, और सिस कोड जो है वो शॉर्टर कोड होने की वजह से भी वो शॉर्टर नहीं है बल्कि वो लेंथी है जिससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है, जब उनको तोड़ा जाएगा डिकोड किया जाएगा तो वो ज़्यादा सा फैल जाएंगे। ठीक है, और फिर उनको एग्जीक्यूट करने के लिए भी इस क्लॉक साइकिल चाहिए। तो इस तरह से आपका रिस्क जो है वो बाजी मार जाता है। आगे बात करते हैं फिर रिस्क हेल्प्स एंड सपोर्ट्स फ्यू सिंपल डाटा टाइप्स एंड सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स। रिस्क जो है वो हेल्प करता है और सपोर्ट करता है कुछ सिंपल डाटा टाइप्स को, और सिंथेसाइज करता है कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप को। सिंथेसाइज मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स होती हैं उनको पार्ट्स में समझता है, यानी कि छोटे छोटे उसके पार्ट्स कर देता है और फिर उनको समझता है। अब आगे बात करते हैं रिस्क यूटिलाइज सिंपल एड्रेसिंग मोड्स एंड फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शंस फॉर पाइपलाइनिंग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई आपके पास जो रिस्क के एड्रेसिंग मोड्स हैं वो भी सिंपल हैं। अगर सिस्क को देखो तो उसके एड्रेसिंग मोड भी काफ़ी हैं, और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो रिस्क में कहता है कि जी आपकी इंस्ट्रक्शंस की जो लेंथ है वो फिक्स है। ऐसा नहीं है कि एक इंस्ट्रक्शन 10 की है, दूसरी 20 बिट्स की है, तीसरी 40 बिट्स की है, इस तरह से नहीं है। एक ही इंस्ट्रक्शन, अगर आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उसकी जो लेंथ है वो सेम साइज की होगी, और ये बहुत बेहतर है पाइप लाइनिंग के लिए। जब आपने पाइप लाइनिंग करनी होती है तो सेम इंस्ट्रक्शन का साइज होगा, तो आप पाइप लाइनिंग में काफ़ी इजी होगे। अगर फर्ज करो ऐसा नहीं है, अगर फिक्स लेंथ है ही नहीं है, तो क्या होगा, तब क्या सिनेरियो बनता है। तब उसका सिनेरियो कुछ इस तरह से बनेगा। फर्ज करें आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है 20 बिट्स, दूसरे नंबर पे आपके पास इंस्ट्रक्शन आ गई 10 बिट्स की, और थर्ड इंस्ट्रक्शन आपके पास 30 बिट्स की आ गई। अब उसूली तौर पे पहले इंस्ट्रक्शन ने पहले एग्जीक्यूट होना है और कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होना चाहिए उसको। लेकिन अब पाइपलाइन भी बीच में आ गई हैं। पाइपलाइन के अंदर आपकी फर्स्ट करो दो स्टेजेस हैं। पहले दो स्टेजेस के बाद आपकी जो दूसरी इंस्ट्रक्शन थी जिसकी जो जिसकी लेंथ जो है वो 10 बिट्स थी, सपोज कर लो वो 10 बिट्स वाली आ गई, और वो भी लगी पाइपलाइन के अंदर। अब फिर इसके बाद तीसरी भी आपकी लगी जो 30 बिट्स की थी। तो अब कुछ स्टेजेस बाद, 4-5 स्टेजेस के बाद आपकी जो पहली इंस्ट्रक्शन है जो 20 बिट्स की थी वो अभी भी कंटिन्यू है, वो अभी भी लेंथ वाइज वो लंबी है ना, तो अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन 5-6 साइकिल्स के बाद या 7-8 साइकिल्स के बाद आपकी जो सेकंड इंस्ट्रक्शन जो थी, जो 10 बाइट्स की थी, वो चल पड़ेगी, यानी कि वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब जब वो कम्प्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो प्योरिटी तो थी हमारे पास कि 20 बिट्स वाली पहले होती, क्योंकि पहले वो आई है और पहले पाइपलाइन में लगी वो हुई है। तो इस तरह से कुछ डाटा हैजर्ड्स भी बन जाते थे उनके, क्योंकि जो चीज़ पहले एग्जीक्यूट होगी और जिसने बाद में एग्जीक्यूट होना था वो पहले एग्जीक्यूट होगी। अब उसका डाटा जो है वो कोई और यूज़ करे और वो भी गलत यूज़ हो सकता था, तो इसलिए कुछ हैजर्ड्स बन जाते हैं। उन हैजर्ड्स को ख़त्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन की लेंथ थी उसको फिक्स कर दिया ताकि पाइपलाइनिंग में भी प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है,
तो ये फिक्स लेंथ का जो फॉर्मूला था यहाँ पीछे जो कहानी थी वो ये थी, ठीक है। अब रिस्क परमिट्स एनी रजिस्टर टू यूज इन एनी कंटेक्स्ट। अब एक और मजेदार चीज आई है रिस्क के बारे में, वो ये है कि रिस्क के अंदर जितने भी ज्यादा आपके पास रजिस्टर्स हैं वो सारे के सारे जनरल पर्पज है। मतलब ये कि कोई भी रजिस्टर उठा लो, किसी भी मकसद के लिए यूज करो और फ्री कर, फिर कोई रजिस्टर उठा लो, फिर कोई यूज करके फिर छोड़, फिर कोई और रजिस्टर उठा लो, फिर उसको किसी और मकसद के लिए यूज करके छोड़ दो। मतलब कि रिस्क सिस्क के अंदर, सिस्क जो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर जो है, कंप्यूटर सेट जो है, उसके अंदर अगर बात करें तो आपके पास रजिस्टर्स तो हैं, जनरल पर्पज भी हैं और स्पेशल पर्पज भी हैं। और हर रजिस्टर जो है उसका कोई स्पेसिफिक मकसद भी होता है कि भाई अभी डाटा रजिस्टर जो है वो डाटा के लिए है, पीसी जो है प्रोग्राम काउंटर के तौर पे यूज हो रहा होता है। इस तरह से जो सेगमेंट रजिस्टर है वो सेगमेंट के रजिस्टर सेगमेंट कर सकता है। इस तरह से डिफरेंट रजिस्टर हैं आपके पास, वैरायटी ऑफ रजिस्टर हैं आपके पास। अकोमोलेट रजिस्टर है वो जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन होने के बाद जो डाटा है वो अपने पास रखते हैं, उसका जो रिजल्ट है वो अपने पास रखता है। इस तरह से आपके पास ना डेडिकेटेड कई तरह के रजिस्टर्स आ जाते हैं आपके पास रिस्क के केस में। लेकिन रिस्क के केस में, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी रजिस्टर किसी भी मकसद के लिए किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज करके उसको फाइल कर दो, छोड़ दो। फिर कोई हाली रजिस्टर मिल रहा है उसको यूज कर लो, फिर छोड़ दो। इस तरह से हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी हो रही है। फिर वन साइकिल एग्जीक्यूशन टाइम, इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है भाई? एक साइकिल के अंदर अंदर आपने एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब आगे इसकी डायग्राम के मतलब बात करते हैं, रिस्क को ब्लॉक डायग्राम के बारे में। अब इसका आर्किटेक्चर देख लें, रिस्क ब्लॉक डायग्राम का आर्किटेक्चर जो है वो बनाया गया है। इसमें सबसे पहले क्या चीज़ आ गई है आपके पास? हार्ड वाइड कंट्रोल यूनिट आ गई, फिर साथ डाटा बात आ गया, फिर इंस्ट्रक्शन कैश है। यहाँ पे डाटा कैश है जो कि कनेक्टेड है आपके डाटा पास से, और डाटा पास कनेक्टेड है आपके हार्ड वाइड कंट्रोल यूनिट से। और ये इंस्ट्रक्शन कैश और डाटा कैश दोनों आपके मेन मेमोरी से हैं, और ये इसका आर्किटेक्चर है, ठीक है। अब हार्ड वाइड कंट्रोल यूनिट है, अब इसमें और सिस्क में, सिस्क माइक्रो प्रोसेसर में और इस माइक्रो प्रोसेसर में ये भी फर्क है। सिस्क में क्या होता था, उधर माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो हैं, माइक्रो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है वो कंट्रोल मेमोरी है। यानी कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए माइक्रो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यूज होते हैं, या माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो यूज होते हैं वहाँ पे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हार्डवाइड कंट्रोल यूनिट है, यानी कि एक हार्डवेयर लगाया हुआ है। वहाँ पे क्या है, एक हार्डवेयर तो है जिसको हम कहते हैं रोम, रोम चिप यानी कि कंट्रोल मेमोरी। उसके ऊपर जो है वो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस का पूरा वो चक्कर कहानी लगा दी गई है कि कैसे काम होगा ये, मतलब कि इसको कैसे मैप करना है। और यानी कि पूरी वो ना प्रोग्रामिंग लगा दी गई है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू या सर क्वेश्चन है। प्रोग्रामिंग के थ्रू वो डाटा को मैपिंग करी होती है रैम से और इधर उधर से, ठीक है। तो सर क्वेश्चन है। जी बोले। सर कैश का कोई अमल दखल नहीं होगा इसमें? है ना, कैश का है, अभी मैं बताता हूँ आपको डिटेल में। जी जी सर सही। तो अभी हार्डवायर्ड के बारे में बता रहा था मैं कि हार्डवायर्ड जो है ना, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, ये वो यूनिट है जिसने कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने होते हैं, जो कंट्रोल करी होती है सारी चीज़ों को, ठीक है, सीपीयू के जी अंदर। जी जी सर तो सही। ये एक सही हो। सेपरेट सा मैंने आपको इसके बारे में माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो हैं या माइक्रो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो हैं, इनके बारे में मैंने एक सेपरेट सा लेक्चर भी दिया हुआ है जिसके अंदर मैंने हार्डवेयर बताई है, हार्डवेयर के बारे में बताया है। तो हार्डवेयर का भी सेपरेट सा टॉपिक है, मैंने उसके बारे में वीडियो बना के दी हुई है आपको। और वो गूगल डॉक्स में अपलोडेड होगी, अगर वहाँ पे नहीं मिलती तो मैं यूट्यूब पे वो भी अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ पे भी आपको चैनल में मिल जाएगी। तो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट जो है ये जस्ट एक कंट्रोल यूनिट है, लेकिन इसमें कैसा क्या हो रहा है, एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है, ठीक है। और वो एक सीक्वेंस की बेस पर आपके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है। और ये काफ़ी तेज़ है माइक्रो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या माइक्रो इंस्ट्रक्शन से, ठीक है। वो क्यों तेज़ है? तेज़ होने की वजह ये है कि देखिए, एक तो हार्डवेयर था, रोम, उस केस में, सिस के केस में, तो वो तो एक रोम आ गया। रोम के ऊपर आपने एक और लेयर बना दी जिसको माइक्रो इंस्ट्रक्शन कह दिया कि उसके अंदर माइक्रो इंस्ट्रक्शन जानी है, और वो भी किसी यानी कि लैंग्वेज के थ्रू या फिर मशीन इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आएंगी आपके पास, और फिर डाटा आना जाना ये सारा कुछ चलता रहेगा।
तो जाहिर बात है ये जो डाटा ट्रांसलेट होता है या फिर डाटा जो है आपका आगे पीछे मूव करता है, तो वो भी उन इंस्ट्रक्शंस पर एक अपेरेंटली चीज़ आ गई है आपके पास माइक्रो इंस्ट्रक्शन के नाम पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हार्डवेयर है, सीधा सिग्नल एक भेजा और काम खत्म। यहाँ पे क्या है, सीधा एक कंट्रोल सिग्नल भेजना है। यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं, जो भी उसके पास जा रहा है, चाहे वो डाटा पास से जा रही है, इंस्ट्रक्शन कैश से जा रहा है, जो कुछ भी जा रहा है उसके पास, वो क्या कर रहा है, फटाफट से उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। क्योंकि ये हार्डवेयर है, इसके अंदर कोई और प्रोग्रामिंग नहीं लगाई हुई, कोई कुछ नहीं लगाया हुआ, सिर्फ हार्डवेयर लगा हुआ है। हार्डवेयर का क्या काम है, फौरन से फौरन जो चीज़ आती है उसको प्रोसेस किया फटाफट विदाउट एनी डिले। वहाँ पे क्या होता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन में डिले आता है। किस चीज़ का डिले होता है, वो सारी मैपिंग का, ट्रांसलेशन का, डाटा को कहाँ से उठाना है, कहाँ पे रखना है, किधर से अभी कौन सा एड्रेस से डाटा उठाएंगे, कहाँ पे रखेंगे, तो वो चीज़ थोड़ी स्लो कर देती है। हार्डवेयर जो है उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा तेज है। ठीक होगी, एक तो ये बात होगी, मैंने आपको हार्डवेयर के बारे में समझा दिया, बता दिया। अब इसके अंदर दो तरह की इंस्ट्रक्शंस कैश लगी हुई, यानी कैश लगी हुई है, दो तरह की है। वो है एक इंस्ट्रक्शन कैश और एक है डाटा कैश। दोनों आपकी डाटा और इंस्ट्रक्शन कहाँ से ले रही है, रैम से ले रही है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कैश जो है वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन उठा के हार्डवाइड को दे देता है, और हार्डवाइड जो है वो फिर क्या कहता है, कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करता है और कहता है कि भाई ये जो डिजायर्ड डाटा था वो मुझे प्रोवाइड किया जाए, और वो डाटा पास के थ्रू उसके पास आता है। और डाटा कैश जो है वो डाटा जो है अपने पास रखती है, और उस हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट या इस कैश से फिर वो डाटा उठा के अपने पास लेके आता है और उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, तो कैश का रोल इसमें ये है कि आपकी जारी बात है, मेमोरी कैश का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि वो यहाँ पे एक तरह की नहीं कैश लगी, यहाँ पे दो तरह की कैश लगी हुई है। एक इंस्ट्रक्शन कैश लगी हुई है और एक डाटा कैश लगी हुई है। दो कैशेस लगी हुई हैं, एक को एक इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए और एक डाटा को फेच करने के लिए। तो ये दो तरह की कैशेज हैं जो कि इसकी कॉस्ट को भी बढ़ा रही है। ठीक है, इसकी कॉस्ट को भी इंक्रीज कर देती हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कैश की जो लेवल पर कैश है उसकी जो मिकदार है, जो अमाउंट है वो ज़्यादा है रिस्क की निस्बत, रिस्क में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे दो कैश आपके पास लगी हुई है। ठीक है, तो ये तो था आपके पास आर्किटेक्चर। यहाँ तक अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चलें आगे हम देखते हैं फिर रिस्क एडवांटेजेस के बारे में, कुछ फ़ायदे देख लेते हैं इसके नॉर्मली। तो रिस्क आर्किटेक्चर के बारे में देखें कि वो क्या कहता है कि भाई रिस्क है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सो हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंट कोड। तो इसमें क्या है कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं जो कि सिंपल होती हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज जो है कंपाइलर जो है वो एफिशिएंट कोड प्रोड्यूस करते हैं इसके ऊपर। बाकी फ्लेक्सिबल स्टोरेज की बात करें तो मैंने जैसे आपको बोला है कि रजिस्टर्स हैं आपके पास, तो रजिस्टर्स आपके पास जनरल पर्पज है और वैरायटी है आपके पास, यानी कि काफ़ी मिकदार है आपके पास रजिस्टर की। तो आप कोई भी रजिस्टर को किसी भी मकसद के लिए यूज़ करके छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इट अलाउ फ्रीडम ऑफ यूजिंग स्पेस ऑन माइक्रो प्रोसेसर्स बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से ये आपको अलाउ करता है, फ्रीडम आज़ादी देता है कि कोई भी स्पेस आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे रजिस्टर्स की तरफ इशारा हो रहा है। आगे फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन की बात करें तो फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बताया था कि पाइपलाइन करना बहुत ईजी हो जाता है। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन हमने क्यों रखी थी, क्योंकि पाइपलाइन के अंदर जो अगर कम ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हों तो वो कम इंस्ट्रक्शन वाली या कम बिट्स वाली वो जल्दी प्रोसेस कर देगी, यानी कि उसमें प्रायोरिटी का भी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए फिक्स लेंथ रख ली ताकि पाइपलाइनिंग भी ईजी रहे। ईजी टू कोड में क्या होगा, वेरी लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, यानी कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स जो हैं वो भी थोड़े हैं इसके, उसी के अंदर रहते हुए आपने कोड कर लेना है। और फ्यू इंस्ट्रक्शंस एंड सम एड्रेसिंग मोड्स आर नीडेड। इसमें क्या है कि एड्रेसिंग मोड जो है वो भी कम है, या बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है इसकी। अब जहाँ पे इसके फ़ायदे होते हैं हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं। अब नुकसान की बात करें तो इसके नुकसान भी हैं। इसमें सबसे पहले परफॉर्मेंस इशू आ जाती है, कि परफॉर्मेंस इशू में क्या आता है कि द परफॉर्मेंस ऑफ रिस्क प्रोसेसर डिपेंड्स ऑन प्रोग्रामर और कंपाइलर। ठीक है, अब परफॉर्मेंस कंपाइलर पे या प्रोग्रामर पे कैसे डिपेंड कर रही है भाई, कोई बता सकता है इसका आंसर, कि कंपाइलर पे डिपेंड कर रही है या प्रोग्रामर पे डिपेंड कर रही है, ये कैसे हो सकता है, अगर कोई आंसर करना चाहे। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई किस तरह से परफॉर्मेंस आपकी डिपेंड करती है प्रोग्रामर पे।
रिस्क की परफॉर्मेंस प्रोग्रामर पे किस तरह से डिपेंड कर रही है। यहाँ पे लिखा है ना परफॉर्मेंस इश्यूज, तो वो कहता है कि डिसएडवांटेज है, नुकसान है इसका, कि वो प्रोग्रामर पे डिपेंड कर रहा होता है। अब कैसे नुकसान, ये कैसे है इसका, कोई जस्टिफाई कर सकता है इसको? सर ये हो सकता है ना कि कुछ प्रोग्राम की लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस के कम या ज्यादा करने की वजह से कुछ हो रहा हाँ बिल्कुल सही पहुंचे हो। इसका मतलब यही है कि आप जब एफिशिएंट कोड नहीं लिख पाते या नहीं लिखते, यानी कि एक कोड है जो कि 4 लाइनों में हो जाता है, आपने 10 लाइनें बना दी उसकी, और अब आपको पता है कि लिस्ट जो है वो हर इंस्ट्रक्शन को 1 सेकंड में या एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में, लेट्स सपोज 1 सेकंड में, मैं कह रहा हूँ 1 सेकंड की बात करता हूँ अगर, तो 1 सेकंड में वो एग्जीक्यूट करता है लेट्स सपोज, तो उतने ही साइकिल फिर जल्दी, यानी एक लॉग साइकिल में वो 1 सेकंड की बात नहीं करता, एक क्लॉक साइकिल की बात करता है। 1 सेकंड तो मैंने जस्ट सपोज किया होता है समझाने के लिए, बेसिकली एक क्लॉक साइकिल होता है। तो एक क्लॉक साइकिल के अंदर आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। तो अब जितनी नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आप ज़्यादा देते हो, यानी कि 4 लाइनों का कोड जो आपने लिखना था वो आपने 10 में लिख दिया, तो जारी बात है 6 क्लॉक साइकिल आपने कर दी है ज़ाया, तो इस तरह से परफॉर्मेंस इश्यूज आएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ना, आपकी जो परफॉर्मेंस इशू है, ये आपके प्रोग्रामर पे या कंपाइलर पे भी डिपेंड कर रहा होता है। अब कंपाइलर पे कैसे कहता है कि वो ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड जनरेट ना कर दे, या फिर वो जब कोड ट्रांसलेट होता है तो वो मशीन कोड ज़्यादा लंबा ही थोड़ा जनरेट ना कर दे, इस तरह से भी कंपाइलर और प्रोग्रामर पे डिपेंड कर रहा होता है कि कंपाइलर भी आपका जो है वो कैपेबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कोड एक्सपेंशन की, यानी कोड की इजाफी होने की। कैसे? द कोड एक्सपेंशन फ्रॉम सिस्क टू रिस्क इंक्रीजेस द साइज, यानी सर जब 2-3 मिनट की ब्रेक ले लें सर, वो ज्यादा हो जाना फिर। 2-3 मिनट की ब्रेक देते हैं। सर वो ज्यादा हो जाएगा ऐसे, मतलब नहीं समझ आ रही है। अच्छा चलें ब्रेक लेते हैं। अच्छा, कोड एक्सपेंशन की बात कर रहे थे हम, तो कोड एक्सपेंशन में क्या है? कोड एक्सपेंशन से मुराद ये होती है कि इसमें जो सिस्क का कोड जब रिस्क में कन्वर्ट किया जाता है तो इंक्रीज हो जाता है साइज, ठीक है, साइज में इंक्रीज हो जाता है रिस्क का कोड सिस्क में जब आता है, तो सिस्क के केस में यानी जब यहाँ पे आएगा तो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? अब देखें, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है सिस्क में, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है, यानी कि ऑलरेडी हमने बताया मैंने कई बार कि जो आपका सिस्क का कोड है वो वैसे रिस्क की निस्बत शॉर्ट होगा, लेकिन जब उसको डिकोड किया जाता है तो एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हो सकती है उसके अंदर छुपी हुई, मतलब कि वो कम्प्लेक्स है। अपनी कम्प्लेक्सिटी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन जो हैं वो होती हैं। तो जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं रिस्क के अंदर, तो डेफिनेटली वो रिस्क से ज़्यादा हो सकता है, यानी कि रिस्क में आके उसका साइज इंक्रीज हो सकता है। बस करें, अगर एक प्रोग्राम है प्राइम नंबर्स का, लेट्स सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि 2 नंबर्स को ऐड करने का एक प्रोग्राम है सपोज कर लें, तो अगर वही कोड हम सिस्क में करें और रिस्क में करें तो फ़र्क होगा। अगर 3 लाइनों में या 2 लाइनों में सिस्क में हो जाता है तो 5 लाइनों में यही कोड रिस्क में होगा। तो जब हम उस कोड को ज़ाहिर बात है कन्वर्ट करेंगे तो वो 5 पे आ जाएगा, यानी 2 लाइनों वाला कोड जो सिस्क वाला है उसको जब हम कन्वर्ट करके रिस्क में लेके आते हैं तो वो 5 लाइनों में आएगा, या 5 से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोड एक्सपेंशन की बात हो रही है कि कोड किस तरह से एक्सपेंड हो सकता है, बढ़ सकता है। आगे बात करते हैं फर्स्ट लेवल कैश की। फर्स्ट लेवल कैश ज़्यादा होती है इसमें, क्यों? रिस्क प्रोसेसर जो है उसमें लार्ज मेमोरी कैश होती है ऑन चिप इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि मैंने जो आपको आर्किटेक्चर बताया अभी आपको लास्ट टाइम में मैंने आपको आर्किटेक्चर बताया है, ये आर्किटेक्चर, इसमें आप देख सकते हो कि इंस्ट्रक्शन कैश भी है और डाटा कैश भी है, यानी कि दोनों कैशेस हैं, एक छोड़ के दो दो कैशेस। तो जब आपके पास एक से ज़्यादा कैशेस हैं अवेलेबल, तो ज़ाहिर बात है अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास ज़्यादा एक से ज़्यादा कैशेस हैं तो ये आपकी कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है, ये चीज़ आपकी कॉस्ट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट मेमोरी सिस्टम्स की। तो दे रिक्वायर वेरी फास्ट मेमोरी सिस्टम्स, इनमें मेमोरी सिस्टम्स भी बड़े फास्ट होते हैं, तो ये चीज़ें आपकी हैं
वो रिस्क डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो ये तो था आपके रिस्क का हिसाब किताब, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा रजिस्टर फाइल्स के बारे में। रजिस्टर फाइल्स क्या हैं, तो वो हम अपने ये लेक्चर में जो अगला जो सेशन है अभी मीटिंग सर है। वो टॉपिक भी आज ही पढ़ना है हमने? जी आज ही करना है। सर वो ज्यादा नहीं हो जाना? नहीं, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो अभी 4-5 मिनट बाद ना वो खत्म होगा, तो मैं स्टार्ट करता हूँ दोबारा, ठीक है, प्रॉपरली।